जय हिंद मेरे दोस्त, PNG स्टडी विद करण पर आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संसदीय समितियाँ। इसका टोटल क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1991 ईस्वी में। भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया? संसद की नियम समिति, संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया? 17। संसद की कितने प्रकार की समितियां होती है? अस्थायी समिति, तदर्थ समिति, दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अस्थायी समिति है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति, ये सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है? प्रवर समिति, किस समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30। 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? लोकसभा की। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति का अर्थ का क्या कार्य है? देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना। संसद में प्राक्कलनों के प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना। ये डी नंबर हो जाएगा। प्राक्कलन समिति के सदस्य लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। निम्न में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? प्राक्कलन समिति। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं? प्राक्कलन समिति। बाकी लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम संबंधी समिति, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी समिति, ये सभी में राज्यसभा के सदस्य होते हैं। भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? 22। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा 15, राज्यसभा 7। लोक लेखा समिति के सदस्य संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। लोक लेखा समिति में
15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। भारत में संसदीय समितियों में से निम्न में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है? लोक लेखा समिति। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? लोक लेखा समिति। परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? लोक लेखा समिति। किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? लोक लेखा समिति। निम्नलिखित में से वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? लोक लेखा समिति। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोकसभा के अध्यक्ष को भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? लोक लेखा समिति। निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है? कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? सरकारी उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति। उपयुक्त सभी। लोकसभा अध्यक्ष की समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? नियम समिति। विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? कोई निश्चित नहीं। अनुसूचित जाति और जनजाति की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? 20, 10। संसद के समितियों के सदस्य अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से निर्वाचित किए जाते हैं? निम्नलिखित में से संसदीय समितियों के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही है? लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा सभापति द्वारा लाए गए तथा स्वीकृत किए गए प्रस्ताव के आधार पर अथवा नामांकन के आधार पर सदस्यों की नियुक्ति की जाती है अथवा सदस्यों का चयन किया जाता है।
संसदीय समितियों के गठन का उद्देश्य है विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना, तकनीकी और उलझे हुए विधायकों पर विशेष रूप से विचार करना, संसद के सदनों द्वारा विचार करने के पूर्व विधेयक का परीक्षण करना, उपयुक्त सभी। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? 45। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः होती है 30 और 15। कुल 17 संसदीय समितियों में से कितने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? 11। संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? 45। संयुक्त प्रवर समितियों में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? 30-15। निम्न में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? कार्य सलाहकार समिति। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? भारत का नियंत्रण एवं महालेखा। भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति। डी हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। संसदीय समिति और कार्य मिलान करना है। प्रवर समिति ये हो जाएगा 2 नंबर। वित्त की समीक्षा करना तथा परिवर्तन का सुझाव देना। लोक लेखा समिति ये 3 नंबर जो है सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च हुआ है या नहीं इसकी परीक्षा करना। प्राक्कलन समिति बजट में विभागीय व्यय की जांच करना। ऑप्शन डी। ये नेक्स्ट टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय। इसका टोटल क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन हैं? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। मूल रूप में संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? 7। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त
कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? 33। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए? वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। वह एक पारंगत विधिवेत्ता हो। उपयुक्त में से कोई भी। भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? फ्रांस। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जनपद एवं सत्र न्यायालय में। ये सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय में किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? 10 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? इनमें से कोई नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? कदाचार, असमर्थता, ऑप्शन सी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? संसद के दोनों सदनों द्वारा
अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है? राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश के नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। जस्टिस रामास्वामी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? 2,80,000। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? 2,50,000। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। निम्न में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? जस्टिस एम हिदायतुल्ला। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? किसी भी न्यायालय में नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद। कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? भारत के संविधान के अनुच्छेद 348। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? अधीनस्थ न्यायालय। भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है एकीकृत। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? भारत का उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, यह उसका मौलिक अधिकार है। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदायी बनाया गया है अनुच्छेद 143 में। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? उच्चतम न्यायालय। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण। न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है।
न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए में है। केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है प्रारंभिक निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है? दो अथवा अधिक राज्यों के बीच विवाद, जनहित याचिका दायर की जा सकती है। उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश कर सकता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के डैश के अधीन आता है। मौलिक क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की वह रीट आदेश कौन से हैं जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? अधिकार परीक्षा रीट। लाभ का पद परिभाषित हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवादों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। केंद्र व राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? मूल क्षेत्राधिकार। भारत की उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्यों के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वह ऐसा परामर्श के लिए कहता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। शंकरी प्रसादवाद 1951 में। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में
संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। केशवानंद भारतीवाद। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? वाई.बी. चंद्रचूड़। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? कमल नारायण सिंह। सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? एच.एम. हिदायतुल्लाह। वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया? ए.एन. रे। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? मूल अधिकारों का संरक्षण। उच्चतम न्यायालय में परामर्श अधिकारिता के विषय पर निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? परामर्शी अधिकारिता शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता। ऑप्शन सी। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 129। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील है जिसको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? इंदु मल्होत्रा। परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए। राष्ट्रपति द्वारा। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? PN भगवती। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? 10 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर भारत में सबसे बड़ा अपीली न्यायालय कौन सा है? उच्चतम न्यायालय। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अपीली और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है। भारत के किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। डैश के फैसले भारत के बाकी सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। ऑप्शन सी। भारत के शीर्ष न्यायालय की अधिकारिता के अधीन निम्न में से क्या नहीं आता है? कोलेजिएट अधिकारिता। बाकी आरंभिक अधिकारिता, अपीली अधिकारिता, एडवाइजरी अधिकारिता, ये सभी आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। ये सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये गलत है, ऑप्शन ए। ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म अनुच्छेद प्रावधान सही से मूलित नहीं है? अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, यही सही नहीं है। बाकी अनुच्छेद 132 उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकार, ये सही है। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति, अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त